अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 20 रॉबिन्स बेसिक पैथोलॉजी से, जो कि है एंडोक्राइन सिस्टम। अच्छा, इसमें बताया गया कि एंडोक्राइन सिस्टम जो है ये कंप्राइज हुआ है वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ग्रुप्स ऑफ ऑर्गन्स के साथ, जो कि साथ में वर्क करते हैं टू मेंटेन द बॉडीज मेटाबॉलिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए या होम्योस्टेसिस को। अब जो सेल्स होते हैं एंडोक्राइन सिस्टम के, ये अचीव करते हैं, ऐसा ये अचीव करेंगे बाय सिंथेसिस ऑफ या सिक्रीटिंग दी मॉलिक्यूल्स, कुछ मॉलिक्यूल्स सिक्रीट करके, ठीक है, जिसको हम फ्रीक्वेंटली हार्मोन्स कहते हैं। हार्मोन जो कि एक्ट करेंगे टारगेट सेल्स पे डिस्टेंट फ्रॉम देयर साइट ऑफ सिंथेसिस, ठीक है, जहाँ पे वो सिंथेसाइज हुए उससे अलग साइट पे जो है टारगेट सेल्स पे ये जाके एक्ट करेंगे। तो हार्मोन जो है ये टिपिकली कैरीड आउट होता है बाय द ब्लड फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड टू इट्स टारगेट टिश्यूज़ की तरफ। अब मोस्ट हार्मोन्स होते हैं वो सिक्रीट होते हैं इन रिस्पॉन्स टू अदर, तो उनको हम कहते हैं ट्रॉफिक हार्मोन्स विच आर प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू पार्टिकुलर मेटाबॉलिक नीड्स, यानी जितनी ज़्यादा मेटाबॉलिक नीड होगी उस हिसाब से ये रिलीज़ होते हैं दूसरों की, यानी रिस्पॉन्स में इन रिस्पॉन्स टू द अदर ये प्रोड्यूस होंगे, तो इसे उनको हम ट्रॉफिक हार्मोन्स भी कह रहे हैं। अब हार्मोन की जो प्रोडक्शन है ये ऑफन डाउन रेगुलेट कर देती है ग्लैंड की एक्टिविटी को, जो उसको सिक्रीट कर रहा है, जो उस स्टिमुलेटिंग ट्रॉफिक हार्मोन को सिक्रीट कर रहा है उस ग्लैंड की एक्टिविटी को डाउन रेगुलेट कर देती है हार्मोन की प्रोडक्शन, तो इसको हम कहते हैं फीडबैक इनहिबिशन। अब हार्मोन्स जो है इनको क्लासीफाई किया जा सकता है सेवरल ब्रॉड कैटेगरीज में बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ देयर रिसेप्टर्स। सबसे पहले हैं हार्मोन्स जो कि एक्ट करेंगे बाय बाइंडिंग टू द सेल सरफेस रिसेप्टर्स। अब ये जो क्लास है ये लार्ज क्लास होती है कंपाउंड्स की, जो कि दो ग्रुप्स के बने हुए हैं। इसमें नंबर 1 पेप्टाइड हार्मोन्स आ जाते हैं जैसे कि ग्रोथ हार्मोन और इंसुलिन, एंड नंबर 2 स्मॉल मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं लाइक एपिनेफ्रिन। अब इस तरह के हार्मोन्स की बाइंडिंग जो है सेल सरफेस रिसेप्टर्स के साथ इंक्रीज कर देगी इंट्रासेलुलर सेकेंड मैसेंजर्स को, जैसे कि साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, इनोसिटोल 1,4,5 ट्राईफॉस्फेट IP3 एंड आयोनाइज्ड कैल्शियम जो है ये इंट्रासेलुलरली इंक्रीज हो जाएंगे, ये सारे सेकेंड मैसेंजर्स। अब एलिवेटेड लेवल 1 और मोर ऑफ दीज कंपाउंड्स कैन एक्टिवेट द इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग पाथवे दैट मे स्टिमुलेट द सेल ग्रोथ और डिफरेंशिएशन और एल्टर द सेल फंक्शन, ठीक है, या तो उसकी सेल ग्रोथ फिर बढ़ेगी या डिफरेंशिएशन होगी या उसका फंक्शन एल्टर होगा। देन है हार्मोन्स दैट एक्ट बाय बाइंडिंग टू इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स, ठीक है, अब ये इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स के साथ जो बाइंड करेंगे तो बहुत से जो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पास कर जाएंगे डिफ्यूजन के थ्रू और जाके इंटरेक्ट करेंगे रिसेप्टर्स के साथ जो कि साइटोसोल में होंगे या वो रिसेप्टर्स न्यूक्लियस में होंगे। तो अब ये जो रिजल्ट है हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का, ये बाइंड करेगा स्पेसिफिकली रेगुलेटरी एलिमेंट्स के ऊपर इन द DNA, ठीक है, DNA पे जाके बाइंड करेगा और फिर वहाँ पे एक्सप्रेशन जो होता है स्पेसिफिक टारगेट जीन्स का उनको अफेक्ट करेगा। अब इस तरह के जो हार्मोन्स है उसमें हमारे पास आ जाते हैं स्टेरॉइड्स, फॉर एग्जांपल जैसे ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और रेटिनॉइड्स जैसे विटामिन A, और इसके अलावा थायरोक्सिन, ठीक है, इन सब की जो है इंट्रासेलुलर रिसेप्टर बाइंडिंग होती है। अब एंडोक्राइन डिजीजेस जो हैं जनरली ये कॉज होती है नंबर 1 अंडर प्रोडक्शन जब हो जाए या ओवर प्रोडक्शन हो हार्मोन्स की उस वजह से, और साथ में अगर बायोकेमिकल एंड क्लिनिकल कॉन्सिक्वेंसेस के साथ, ठीक है, या तो वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं या कम प्रोड्यूस हो रहे हैं उसकी वजह से फिर कौन से क्लिनिकल कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं वो आ जाते हैं एंडोक्राइन डिजीजेस में। नंबर 2 एंड ऑर्गन रेजिस्टेंस टू द इफेक्ट्स ऑफ हार्मोन, यानी रेजिस्टेंस से इफेक्ट नहीं हो रहा हार्मोन का। नंबर 3 नियोप्लाज्म्स भी हो सकते हैं जो कि नॉन फंक्शनल होंगे या फिर साथ में एसोसिएटेड होंगे ओवर प्रोडक्शन के साथ या अंडर प्रोडक्शन ऑफ द हार्मोन्स के साथ। तो अब बहुत सी सेटिंग्स में जो स्टडी है एंडोक्राइन डिजीजेस की ये रिलाई करती है हैवीली ऑन द बायोकेमिकल मेजरमेंट ऑफ द लेवल ऑफ हार्मोन, देयर रेगुलेटर्स एंड अदर मेटाबोलाइट्स, ठीक है, इन सब फैक्टर्स पे जो है एंडोक्राइन डिजीज की स्टडी रिलाई करती है। तो सबसे पहला टॉपिक इस चैप्टर का है पिट्यूटरी। इसमें हम डिस्कस करेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी ट्यूमर्स, हाइपोपिट्यूटरिज्म, पोस्टीरियर पिट्यूटरी सिंड्रोम्स। तो एंटीरियर पिट्यूटरी ट्यूमर्स में पिट्यूटरी एडिनोमास है, उनके जनरल फीचर्स, फंक्शनिंग एडिनोमास और हाइपर पिट्यूटरिज्म, एंड देन बाकी जो है एंटीरियर पिट्यूटरी नियोप्लाज्म्स है वो भी हम डिस्कस करेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये स्मॉल बीन शेप का स्ट्रक्चर है जो कि बेस ऑफ द ब्रेन पर लाई करता है और ये कन्फाइंड हुआ है सेला टर्शिका में, ठीक है, ये इंटीमेटली रिलेटेड है इस हाइपोथैलेमस के साथ विथ विच इट इज़ कनेक्टेड बाय अ स्टॉक, जो कि ये स्टॉक जो है ये एक्सॉन्स की बनी हुई है, एक्सटेंड करते हैं फ्रॉम द हाइपोथैलेमस, एंड अ रिच वीनस प्लेक्सस भी है जो कि पोर्टल सर्कुलेशन बनाता है इसमें। तो अलॉन्ग विद द हाइपोथैलेमस ये जो पिट्यूटरी है इसका सेंट्रल रोल होता है इन द रेगुलेशन ऑफ मोस्ट ऑफ द अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, उनकी रेगुलेशन करता है जितने भी बॉडी में जो बाकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। अब पिट्यूटरी जो है ये दो मॉर्फोलॉजिकली और फंक्शनली डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स का बना हुआ है। एक इसमें जो है ये एंटीरियर लोब होता है जिसको एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं, दूसरा ये पोस्टीरियर लोब न्यूरो हाइपोफाइसिस।
अब पिट्यूटरी की जो डिजीज़ होती हैं ये अकॉर्डिंगली डिवाइड की गई हैं, उनमें जो प्राइमरीली एंटीरियर लोब को अफेक्ट करेंगी और वो जो प्राइमरीली पोस्टीरियर लोब को अफेक्ट करेंगी। एंटीरियर पिट्यूटरी या एडिनोहाइपोफाइसिस जो है ये ट्रॉफिक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जो कि स्टिमुलेट कर सकते हैं प्रोडक्शन ऑफ द हार्मोन्स को फ्रॉम द थायराइड, एड्रिनल या फिर बाकी ग्लैंड्स से उनकी हार्मोन्स की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट ये करेगा। ठीक है, अब एंटीरियर पिट्यूटरी एपिथेलियल सेल्स का बना हुआ है जो डिराइव हुए हैं एम्ब्रियोलॉजिकली फ्रॉम द डेवलपिंग ओरल कैविटी से। रूटीन हिस्टोलॉजी सेक्शन में कलरफुल एरे ऑफ द सेल्स जो होते हैं जिनमें बेजोफिलिक साइटोप्लाज्म है, यूजिनोफिलिक साइटोप्लाज्म या पुअरली स्टेनिंग क्रोमोफोबिक साइटोप्लाज्म वो हमें इसमें मिलता है। तो ये फिगर देखें 20.1, इसमें नॉर्मल एंटीरियर पिट्यूटरी दिखाया गया है। ग्लैंड पॉपुलेट हुआ है सेवरल डिस्टिंक्ट सेल टाइप के साथ जो एक्सप्रेस कर रहे हैं डिफरेंट पेप्टाइड हार्मोन्स। अब ये जो हार्मोन्स हैं ये बेजोफिलिक है जो हमें ब्लू नज़र आ रहे हैं, यूजिनोफिलिक रेड, और नॉन स्टेनिंग होते हैं रूटीन सेक्शन में जब हम इनको स्टेन करेंगे हेमोटॉक्सिलिन और योसिन के साथ जो कि अलाउ करेगा वेरियस सेल टाइप को टू बी आइडेंटिफाइड। अब इसमें नोट करें हमें फाइन रेटिकुलर नेटवर्क भी नज़र आ रहा है बिल्कुल सेल्स के बीच बीच में दरमियान। डिटेल्ड स्टडीज़ using the electron microscopy and immunohistochemical techniques have demonstrated that the staining properties of these cells are related to the presence of different polypeptide hormone within their cytoplasm that control the activity of other endocrine glands। यानी इनके अंदर जो है डिफरेंट polypeptide hormones मौजूद हैं जिसकी वजह से इनका कलर भी जो है स्टेनिंग पे डिफरेंट मिल रहा है। अब इस तरह के पिट्यूटरी हार्मोन्स का जो रिलीज़ है वो होता है अंडर द कंट्रोल ऑफ फैक्टर्स जो कि इस हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस होता है। वो फैक्टर्स प्रोड्यूस होंगे अंडर द कंट्रोल ऑफ फैक्टर्स विच आर प्रोड्यूस इन द हाइपोथैलेमस, वाइल मोस्ट जो हाइपोथैलेमिक फैक्टर्स होते हैं वो स्टिमुलेटरी होते हैं और पिट्यूटरी हार्मोन के रिलीज़ को प्रमोट करेंगे। बाकी जैसे कि सोमेटोस्टेटिन और डोपामीन ये इनहिबिटरी होते हैं। अब इस फिगर में नज़र आ रहा है हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस जिसमें हाइपोथैलेमस जो है ये रेगुलेट करता है सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम द एडिनोहाइपोफाइसिस यानी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से बाय द रिलीजिंग स्टिमुलेटरी में हमारे पास आ जाते हैं कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एंड इसके अलावा इनहिबिटरी फैक्टर्स है जिसमें हमारे पास ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन या सोमेटोस्टेटिन कह सकते हैं, प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी फैक्टर या जिसको डोपामिन कहेंगे। अब ये इन टर्न जो है मॉड्यूलेट कर रहे हैं रिलीज ऑफ 6 हार्मोन्स फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी। एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन या कॉर्टिकोट्रोपिन उसको कर रहे हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को, ग्रोथ हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन एंड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या थायरोट्रोपिन। नेक्स्ट कह रहा है कि रेयरली साइंस एंड सिम्टम्स जो है पिट्यूटरी डिजीज़ के ये होते हैं बाय द ओवर प्रोडक्शन या अंडर प्रोडक्शन ऑफ द हाइपोथैलेमिक फैक्टर्स यानी उनके फैक्टर्स की वजह से रादर देन द प्राइमरी पिट्यूटरी एबनॉर्मलिटी, तो उसकी वजह से भी रेयरली साइंस एंड सिम्टम्स हो सकते हैं। अब सिम्टम्स एंड साइंस जो पिट्यूटरी डिजीज़ के हैं वो फॉल करते हैं फॉलोइंग कैटेगरीज के। नंबर 1 है हाइपर पिट्यूटरिज्म। उससे रिलेटेड जो इफेक्ट्स होंगे तो हाइपर पिट्यूटरिज्म अराइज करता है फ्रॉम एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ ट्रॉफिक हार्मोन्स। बहुत ज़्यादा अगर ये ट्रॉफिक हार्मोन रिलीज़ हो तो ये मोस्ट ऑफन रिजल्ट करता है जब एंटीरियर पिट्यूटरी का जब एडिनोमा हो जाए, लेकिन ऑल्सो ये बाकी पिट्यूटरी या एक्स्ट्रा पिट्यूटरी लेजन में भी हाइपर पिट्यूटरिज्म हो सकता है। अब इसके जो साइंस एंड सिम्टम है वो हम इंडिविजुअल ट्यूमर जो है उनके साथ जो है रिलेटेड कॉन्टेक्ट्स में डिस्कस करेंगे। इस तरह यहाँ पे ये टेबल है, इसमें क्लासिफिकेशन है पिट्यूटरी एडिनोमास की। ये सारे पिट्यूटरी सेल टाइप्स हैं, लेक्टोट्रोफ, सोमेटोट्रोफ, मेमोसोमेटोट्रोफ, कॉर्टिकोट्रोफ, थायरोट्रोफ एंड गोनेडोट्रोफ। जो इनसे जो रेलिवेंट जो हार्मोन प्रोड्यूस होगा वो भी मेंशन है, उनका एडिनोमा सब टाइप्स और साथ में कौन से सिम्टम्स प्रोड्यूस होंगे। अच्छा, तो लेक्टोट्रोफ जो है प्रोलैक्टिन प्रोड्यूस करेगा, तो इसमें जो एडिनोमा होगा उसको कहते हैं हम लेक्टोट्रोफ एडिनोमा या साइलेंट लेक्टोट्रोफ एडिनोमा। कौन से सिम्टम्स प्रोड्यूस होंगे? गैलेक्टोरियो हो सकता है, एमेनोरिया फीमेल्स में, इसके अलावा सेक्सुअल डिसफंक्शन एंड इनफर्टिलिटी। सोमेटोट्रोफ से जो है ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है। इनका जो एडिनोमा सब टाइप है वो है डेंसली ग्रेन्युलेटेड सोमेटोट्रोफ एडिनोमा, स्पार्सली ग्रेन्युलेटेड सोमेटोट्रोफ एडिनोमा, साइलेंट सोमेटोट्रोफ एडिनोमा। तो इसमें सिम्टम्स होंगे, एक तो जाइगैनेटिज्म जो है ये एडल्ट चिल्ड्रंस में होगा जबकि एक्रोमेगैली एडल्ट्स में। तो है मेमोसोमेटोट्रोफ। मेमोसोमेटोट्रोफ जो है वो प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन करते हैं और ग्रोथ हार्मोन की। इससे जो है मेमोसोमेटोट्रोफ एडिनोमास बन सकते हैं और ये जो सिम्टम्स प्रोड्यूस होगा कि इसमें ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो सकता है एज वेल एज प्रोलैक्टिन की भी एक्सेसिव सिक्रीशन हो सकती है। देन है कॉर्टिकोट्रोफ।
कॉर्टिकोट्रॉफ सेल्स एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे और बाकी प्रो ओपियो मेलानोकॉर्टिन डिराइव्ड पेप्टाइड्स भी सिक्रीट करते हैं। तो इसके जो एडिनोमा टाइप्स हैं वो याद रखिएगा, डेंसली ग्रेन्युलेटेड कॉर्टिकोट्रॉफ एडिनोमा, स्पार्सली ग्रेन्युलेटेड कॉर्टिकोट्रॉफ एडिनोमा, साइलेंट कॉर्टिकोट्रॉफ एडिनोमा। इनसे जो है कुशिंग सिंड्रोम हो सकता है और नेल्सन सिंड्रोम हो सकता है। डिटेल में हम ये सारे देखेंगे आगे। थायरोट्रॉफ यानी कि TSH प्रोड्यूस होगा थायरोट्रॉफ से, इससे थायरोट्रॉफ एडिनोमा बन सकते हैं। साइलेंट थायरोट्रॉफ एडिनोमास भी बन सकते हैं, तो ये हाइपर थायरोडिज्म करवा सकता है। गोनेडोट्रॉफ से FSH और LH प्रोड्यूस होता है, गोनेडोट्रॉफ एडिनोमास बन जाएंगे, या साइलेंट गोनेडोट्रॉफ एडिनोमा जिसको हम नल सेल ऑन्कोसाइटिक एडिनोमास कहते हैं। तो ये हाइपोगोनेडिज्म करवा सकते हैं, मास इफेक्ट्स एंड हाइपोपिट्यूटरिज्म भी हो सकता है। अच्छा, हाइपरपिट्यूटरिज्म के बाद नेक्स्ट है हाइपोपिट्यूटरिज्म रिलेटेड इफेक्ट्स। हाइपोपिट्यूटरिज्म कॉज होता है जब ट्रॉफिक हार्मोन्स की डेफिशिएंसी हो जाए, और उसकी वजह से यानी क्यों डेफिशिएंसी हो रही है, क्योंकि या तो डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस हुआ है जिसने डैमेज कर दिया है पिट्यूटरी को, लाइक इस्केमिक इंजरी हो गई है, सर्जरी, रेडिएशन और इन्फ्लामेटरी रिएक्शन भी हो सकता है। इन एडिशनल नॉन फंक्शनल पिट्यूटरी एडिनोमास जो है ये भी इंक्रोच कर सकते हैं अपॉन और डिस्ट्रॉय कर सकते हैं हमारे नॉर्मल एंटीरियर पिट्यूटरी को, तो इस वजह से भी हाइपोपिट्यूटरिज्म हो सकता है। देन है लोकल मास इफेक्ट। Among the earliest changes associated with pituitary neoplasm are radiographic abnormalities of sella turcica, जिसमें सेलर एक्सपेंशन हो जाना या बोनी इरोजन हो जाती है, डायफ्राम सेलर जो होता है उसकी डिसरप्शन हो जाए। अब क्योंकि हमारी ऑप्टिक नर्व जो होती है वो बिल्कुल क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होती है और क्याज़म भी जो है वो बहुत क्लोज होता है सेला के साथ, तो अगर कोई भी पिट्यूटरी में कोई ऐसी एक्सपेंडिंग लेजन बन जाती है तो वो डी कसेटिंग जो फाइबर्स होते हैं हमारे ऑप्टिक क्याज़म के, उनको कंप्रेस कर सकती है वो लेजन। तो इससे विजुअल फील्ड एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती हैं क्लासिकली इन द फॉर्म ऑफ डिफेक्ट्स इन द लेटरल यानी टेम्पोरल विजुअल फील्ड जो है वो पेशेंट की अफेक्ट होगी। तो इसको हम कहते हैं बायटेम्पोरल हेमीएनोपिया, बायटेम्पोरल हेमीएनोप्सिया। जिस तरह एक्सपेंडिंग इंट्राक्रेनियल मास में होता है, तो पिट्यूटरी के ट्यूमर्स भी जो है साइंस एंड सिम्टम प्रोड्यूस करेंगे एलिवेटेड इंट्राक्रेनियल प्रेशर के, लाइक हेडेक होगा, नोजिया, वॉमिटिंग। पिट्यूटरी नियोप्लाज्म जो कि एक्सटेंड कर जाए बियॉन्ड द सेला टर्शिका इनटू द बेस ऑफ द ब्रेन, तो उससे सीजर्स भी प्रोड्यूस हो सकते हैं, इवन ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफेलस हो सकता है। इन्वॉल्वमेंट हो सकती है क्रेनियल नर्व्स की, तो क्रेनियल नर्व पाल्सी भी हो सकती है। ऑन ओकेजन अक्यूट हेमरेज हमारे पिट्यूटरी नियोप्लाज्म के अंदर ये साथ में एसोसिएटेड होता है विथ रैपिड इनलार्जमेंट ऑफ द लेजन। ठीक है, हेमरेज की वजह से वो इनलार्ज कर जाएगी लेजन और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकता है पेशेंट को। तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी। ठीक है, अक्यूट पिट्यूटरी जो एपोप्लेक्सी होती है वो रैपिडली फैटल होती है, याद रखिएगा, और इसीलिए इसको हम न्यूरोसर्जिकल इमरजेंसी कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट है एंटीरियर पिट्यूटरी ट्यूमर्स। मोस्ट कॉमन जो कॉज होता है एंटीरियर पिट्यूटरी डिसऑर्डर्स का वो होता है पिट्यूटरी ट्यूमर्स, जिसमें बहुत ज़्यादा जो है मेनली बिनाइन एडिनोमास होते हैं। अब कुछ जो है इस तरह के प्रोड्यूस करेंगे हार्मोन्स और रिजल्ट करेंगे एंडोक्राइन एबनॉर्मलिटीज़ में, वाइल बाकी जो है नॉन फंक्शनल होते हैं और वो मास इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे जो अभी हमने डिस्कस किया। तो अब हम पहले डिस्कस करेंगे जनरल फीचर्स पिट्यूटरी एडिनोमास के, और फिर हम स्पेसिफिक ट्यूमर्स को डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले है पिट्यूटरी एडिनोमास के जनरल फीचर्स। अब जो मोस्ट कॉमन कॉज है हाइपरपिट्यूटरिज्म का वो है हार्मोन प्रोड्यूसिंग एडिनोमा, जो कि एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी में अराइज करता है। इसकी वजह से हाइपरपिट्यूटरिज्म जो है मोस्ट कॉमनली होता है। बाकी इसमें जो लेस कॉमन कॉजेज़ हैं उसमें हाइपरप्लेजिया हो जाना या एंटीरियर पिट्यूटरी का कार्सिनोमा, हार्मोन्स की सिक्रीशन कुछ एक्स्ट्रा पिट्यूटरी ट्यूमर्स से, या सर्टेन हाइपोथैलेमिक डिसऑर्डर्स की वजह से भी हो सकता है। अब जो कुछ सैलेंट फीचर्स हैं पिट्यूटरी एडिनोमास के वो फॉलोइंग है। एक तो नंबर 1, पिट्यूटरी एडिनोमास जो है उनको क्लासीफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय दीज नियोप्लास्टिक सेल्स which are detected by the immunohistochemical stains performed on the tissue section। ठीक है, इस टेबल में हमने सारे देखे कौन सा एडिनोमा कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करेगा और कौन से सिम्टम्स होंगे। ठीक है, इसके अलावा पिट्यूटरी जो एडिनोमास है ये फंक्शनल भी हो सकते हैं, यानी हार्मोन प्रोड्यूसिंग, या नॉन फंक्शनल होंगे जो कि नॉट प्रोड्यूसिंग द हार्मोन, या साइलेंट भी हो सकते हैं, यानी कि ये डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे हार्मोन प्रोडक्शन की एट द टिश्यू लेवल ओनली विदाउट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ हार्मोन एक्सेस, यानी सिर्फ टिश्यू लेवल पे ज़्यादा हार्मोन की प्रोडक्शन होगी, लेकिन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो है एक्सेसिव हार्मोन प्रोडक्शन की वो हमें नहीं मिलेंगी। तो इसको हम कहते हैं साइलेंट कंडीशन है। ठीक है, अब दोनों फंक्शनल और जो नॉन फंक्शनल पिट्यूटरी एडिनोमास होते हैं वो ज़्यादातर एक सिंगल सेल टाइप के बने होंगे और ये मोस्ट सिंगल प्रीडोमिनेंट हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। कुछ पिट्यूटरी एडिनोमास 2 डिफरेंट तरह के हार्मोन्स प्रोड्यूस करेंगे, ग्रोथ हार्मोन
और प्रोलैक्टिन जो है ये इसमें बहुत ज़्यादा कॉमन कॉम्बिनेशन पाया जाता है। रेयरली जो पिट्यूटरी एडिनोमास हैं ये प्लूरी हार्मोनल होंगे। प्लूरी हार्मोनल यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा हार्मोन्स प्रोड्यूस करना, ठीक है। अब पिट्यूटरी एडिनोमास जो है उनको डिज़ाइनेट किया गया है एज माइक्रो एडिनोमास अगर ये 1 सेंटीमीटर कम डायमीटर के हैं, या फिर मैक्रो एडिनोमास अगर ये 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा डायमीटर के हैं। इसके अलावा है नॉन फंक्शनिंग जो एडिनोमास होते हैं वो लाइकली हैं टू कम टू क्लिनिकल अटेंशन एट द लेटर स्टेजेस, ठीक है, क्योंकि वो सिम्टम नहीं प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसीलिए मोर लाइकली है टू बी मैक्रो एडिनोमास, वो साइज़ में भी फिर बड़े हो जाते हैं नॉन फंक्शनिंग वाले। अब क्योंकि इनमें लार्जर साइज़ है तो ये नॉन फंक्शनिंग एडिनोमास इनक्रोच अपॉन भी कर सकते हैं और साथ वाले एडजेसेंट जो एंटीरियर पिट्यूटरी का पैरेन्काइमा है उसको भी डिस्ट्रॉय कर देंगे, तो हाइपोपिट्यूटरिज्म हो सकता है। अब आ जाते हैं पिट्यूटरी एडिनोमास की पैथोजेनेसिस पे। तो सेवरल जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ जो है ये पिट्यूटरी एडिनोमास के साथ एसोसिएटेड होती हैं। एक तो है सबसे पहले जी प्रोटीन म्यूटेशंस, ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन जीनोमिक एल्ट्रेशन है जो कि हमें पिट्यूटरी एडिनोमास में मिलती है, ठीक है, जी प्रोटीन्स की म्यूटेशन। अब जी प्रोटीन्स हैं ये बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करती हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन में और ट्रांसमिट करती हैं सिग्नल्स को फ्रॉम द सेल सरफेस रिसेप्टर, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन रिसेप्टर टू इंट्रासेल्युलर इफेक्टर्स की तरफ जैसे एडिनाइल साइक्लेज की तरफ, और फिर वो जो है जनरेट करेगा सेकंड मैसेंजर लाइक साइक्लिक एएमपी। तो जी प्रोटीन्स जो है ये असल में हेट्रोट्राइमेरिक प्रोटीन्स होती हैं, आपने याद रखना है, और ये कंपोज हुई होती हैं स्पेसिफिक अल्फा सब यूनिट के साथ जो बाइंड करेगा ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड्स के साथ। अच्छा, इस फिगर में देखिए दिखाया गया है कि जी प्रोटीन जो है ये हेट्रोट्राइमेरिक प्रोटीन है और ये स्पेसिफिक अल्फा सब यूनिट की बनी हुई है जो कि बाइंड करता है ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड्स के साथ और इंटरेक्ट करेगा विद द बोथ सेल सरफेस रिसेप्टर्स के साथ भी इंटरेक्ट कर रहा है और इंट्रासेलुलर इफेक्टर्स के साथ। यहाँ पे फिगर में दिखाया गया जी प्रोटीन सिग्नलिंग इन एंडोक्राइन नियोप्लेजिया। म्यूटेशंस जो कि जी प्रोटीन में हो जाती हैं हाइपर एक्टिविटी में वो हमें मिलती हैं वैरायटी ऑफ एंडोक्राइन नियोप्लाज्म्स में, लाइक पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड एडिनोमास में हमें इस तरह की म्यूटेशन मिलती है। तो जी प्रोटीन जो है ये क्रिटिकल रोल प्ले करता है सिग्नल ट्रांसडक्शन में और सिग्नल्स को ट्रांसमिट करेगा फ्रॉम द सेल सरफेस रिसेप्टर लाइक ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन TSH या फिर इवन पैराथायरॉयड हार्मोन रिसेप्टर से इंट्रासेलुलर इफेक्टर्स की तरफ एडिनाइल साइक्लेज की तरफ ये इसको ट्रांसमिट कर रहा है इन्फॉर्मेशन को, और फिर सेकंड मैसेंजर की जनरेशन हो रही है लाइक साइक्लिक AMP की, साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट या GDP GTP या इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये सारे जो है सेकंड मैसेंजर प्रोड्यूस होंगी, ठीक है। अल्फा सब यूनिट का हमने रोल देखा कि वो दोनों साइड्स पे इंट्रासेलुलरली एंड एक्स्ट्रा सेलुलरली सरफेस रिसेप्टर्स के साथ भी इंटरेक्ट कर रहा है। जो बीटा और गामा सब यूनिट है ये नॉन कोवेलेंटली बाउंड हुए हैं इस अल्फा सब यूनिट के साथ। जी स्टिमुलेटरी होती है जी प्रोटीन की, GS यानी कि जी स्टिमुलेटरी सब प्रोटीन है जो पिवोटल रोल प्ले कर रही है सिग्नल ट्रांसडक्शन में इन द सेवरल एंडोक्राइन ऑर्गन्स इंक्लूडिंग पिट्यूटरी, ठीक है, सिग्नल ट्रांसडक्शन में इसका मेन रोल है। अच्छा, उसके बाद ये जो बीटा और गामा सब यूनिट है ये नॉन कोवेलेंटली बाउंड हुए हैं अल्फा सब यूनिट के साथ, और हमने कहा कि जी स्टिमुलेटरी जो है ये जी प्रोटीन होता है जो कि पिवटल रोल प्ले करता है सिग्नल ट्रांसडक्शन में सेवरल एंडोक्राइन ऑर्गन्स के अंदर, ठीक है, जिसमें पिट्यूटरी भी आ जाता है उसमें भी। अब अल्फा सब यूनिट जो होता है ना इस जी स्टिमुलेटरी का यानी GS अल्फा, ये इनकोड होता है बाय GNAS जीन, ठीक है, GNAS जीन इसको इनकोड करता है। बेसल स्टेट में क्या होता है कि जी स्टिमुलेटरी एक इनएक्टिव स्टेट में एक्ट कर रहा होता है, ठीक है, बेसल स्टेट में ये इनएक्टिव होता है विद ग्वानिसिन डाइफॉस्फेट के साथ, जहाँ पे आपको फिगर में भी नज़र आ रहा है, ये बाउंड होगा विद ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग साइट ऑफ द जी स्टिमुलेटरी अल्फा, ठीक है, जी स्टिमुलेटरी अल्फा की ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग साइट के साथ ये बाउंड हुआ है। अब जैसे ये इंटरेक्ट करेगा लाइगेंड बाउंड सेल सरफेस रिसेप्टर के साथ, तो ये GDP जो है ये डिसोसिएट हो जाएगा और ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी GTP जाके बाइंड करेगा जी स्टिमुलेटरी अल्फा के साथ और एक्टिवेट कर देगा जी प्रोटीन को। अब एक्टिवेशन जो है जी स्टिमुलेटरी अल्फा की, ठीक है, GDP डिसोसिएट हो गया और ग्वानोसिन जो ट्राइफॉस्फेट है यानी GTP वो बाइंड कर जाएगा जी स्टिमुलेटरी अल्फा के साथ और एक्टिवेट कर देगा जी प्रोटीन को। अब जी स्टिमुलेटरी अल्फा की जो एक्टिवेशन है वो रिजल्ट करेगी इन द जनरेशन ऑफ साइक्लिक AMP, ठीक है, जो कि एक पोटेंट माइटोजेनिक स्टिमुलस होता है सेवरल एंडोक्राइन सेल्स के अंदर, फॉर एग्जांपल पिट्यूटरी सोमेटोट्रॉफ्स में और कॉर्टिकोट्रॉफ्स, थायरॉयड फॉलिकुलर सेल्स, पैराथायरॉयड सेल्स, उनमें ये माइटोजेनिक स्टिमुलस की तरह साइक्लिक AMP एक्ट करता है और प्रोमोट करता है सेलुलर प्रोलिफरेशन को और हार्मोन की सिंथेसिस और सिक्रीशन भी करवाता है। अब नॉर्मली क्या होता है कि जी स्टिमुलेटरी अल्फा की एक्टिवेशन जो है ना ये ट्रांजिएंट होती है, क्योंकि एक इंट्रिंसिक GTPase की एक्टिविटी, GTPase एंजाइम की एक्टिविटी जो है इंट्रिंसिकली अल्फा सब यूनिट में जो हाइड्रोलाइज करेगी GTP को GDP के अंदर,
तो ये इंट्रिंसिक एक्टिविटी होती है, इसीलिए ये जी स्टिमुलेटरी अल्फा की एक्टिवेशन ट्रांजिएंट होती है सिर्फ। अप्रॉक्सीमेटली 40% जो सोमेटोट्रॉफ सेल एडिनोमास होते हैं उनको ये GNAS के जीन में म्यूटेशन आ जाती है, जो कि एब्रोगेट कर देगी GTPase एंजाइम की एक्टिविटी को ऑफ द जी स्टिमुलेटरी अल्फा, जिसके नतीजे में कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिवेशन हो जाएगी जी स्टिमुलेटरी अल्फा की, परसिस्टेंट जनरेशन होती रहेगी साइक्लिक AMP की, बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगा परसिस्टेंटली, और अनचेक्ड सेलुलर प्रोलिफरेशन होती रहेगी, ठीक है, इस म्यूटेशन की वजह से। अब GNAS की म्यूटेशन ऑल्सो डिस्क्राइब हुई है माइनॉरिटी ऑफ द कॉर्टिकोट्रॉफ और एडिनोमास में भी, ठीक है। ये हमने बात की अभी सोमेटोट्रॉफ सेल एडिनोमास में, कॉर्टिकोट्रॉफ में भी ये एक्सप्लेन हुई है, लेकिन याद रखिएगा ये एब्सेंट होंगी थायरोट्रॉफ में, लेक्टोट्रॉफ और गोनेडोट्रॉफ एडिनोमास में, ठीक है, जो कि अराइज करते हैं फ्रॉम दी सेल्स हुज हाइपोथैलेमिक रिलीज हार्मोन डू नॉट सिग्नल विया द साइक्लिक AMP डिपेंडेंट पाथवे। यानी ये हार्मोन्स जो हैं ये जो एडिनोमास ये अराइज करते हैं उन हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग हार्मोन से, उन सेल्स में मतलब ये वाली म्यूटेशन आएगी जिनमें से जो हार्मोन रिलीज होता है वो साइक्लिक AMP इस मैकेनिज्म के थ्रू नहीं होता, तो इन सब टाइप्स में हमें नहीं मिलती GNAS की म्यूटेशन। नेक्स्ट कह रहा है कि अप्रोक्सीमेटली 5% जो पिट्यूटरी एडिनोमास होते हैं ये अराइज करते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ इनहेरिटेड प्री डिस्पोजिशन। 4 जीन्स जो है ये इसमें आइडेंटिफाई हुए हैं थस फार एज द कोर्स ऑफ फेमिलियल पिट्यूटरी एडिनोमास। एक है MEN1, CDKN1B, PRA, KAR1A और इसके अलावा AIP, ठीक है। ये 4 जो है इसमें फेमिलियल पिट्यूटरी एडिनोमास का कॉज बने ये चारों जीन। अब ये जीन रेगुलेट करते हैं ट्रांसक्रिप्शन को भी और सेल साइकिल को। ऑफ नोट जो सोमेटिक म्यूटेशंस होती हैं इन चारों जीन्स में वो रेयरली इनकाउंटर होती हैं स्पोरेडिक पिट्यूटरी एडिनोमास में। देन कह रहा है कि मॉलिक्यूलर एब्नॉर्मलिटीज़ जो कि एग्रेसिव बिहेवियर के साथ एसोसिएट होती हैं उसमें आ जाता है कि सेल साइकिल के चेक पॉइंट जीन्स में एब्रेशन आ जाना, जैसे कि साइक्लिन D1 की ओवर एक्सप्रेशन हो जाए या TP53 में म्यूटेशन आ जाए और एपिजेनेटिक साइलेंसिंग ऑफ द रेटिनोब्लास्टोमा जीन। इसके साथ साथ इन एडिशन जो एक्टिवेटिंग म्यूटेशन है RAS ओन्कोजीन में ये भी ऑब्जर्व हुई है रेयर इन द पिट्यूटरी कार्सिनोमास, ठीक है। इस तरह की RAS ओन्कोजीन की म्यूटेशन भी मिली है। फंक्शन इस तरह की जीन के हमने चैप्टर 6 न्यूप्लाज्म्स में ही डिस्कस कर लिया है। देन है मॉर्फोलॉजी। यूजुअल जो पिट्यूटरी एडिनोमा होता है वो याद रखिएगा वेल सर्कमस्क्राइब्ड होता है, सॉफ्ट सी लीजन होगी। छोटे जो ट्यूमर हैं वो सेला ट्रशिका तक ही सिर्फ कन्फाइंड होंगे, लेकिन जो बड़ी लीजन्स होंगी वो हमारे ऑप्टिक क्याज्म को भी कंप्रेस कर सकती हैं और एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स को। लाइक अगर हम इस फिगर में देखें तो इस 20.4 में दिखाया गया है पिट्यूटरी एडिनोमा, ये मैसिव सा नॉन फंक्शनिंग एडिनोमा है जो कि बहुत ज़्यादा ग्रो कर गया है बिहाइंड द कन्फाइंस ऑफ द सेला ट्रशिका, उससे भी बाहर आ गया है और इसने ओवरलाइंग ब्रेन को भी देखें डिस्टोर्ट कर दिया है। तो ये नॉन फंक्शनिंग एडिनोमास लार्जर होते हैं एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस पे बनिस्बत उनके जो हार्मोन सिक्रीट करें उनसे ये बड़े होंगे। तो हमने देखे फिगर में तो ये मतलब ऑप्टिक क्याज्म को भी कंप्रेस कर सकते हैं जो लार्जर होंगे, एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स को, सेला ट्रशिका को इरोड करेंगे और एंटीरियर क्लिनोइड प्रोसेसेस को, और एक्सटेंड लोकली भी कर सकते हैं कैवर्नस साइनस के अंदर और स्फीनोइड साइनसेस के अंदर। तकरीबन एज मेनी एज 30% जो केसेस होते हैं उसमें एडिनोमास नॉन इनकैप्सुलेटेड होंगे, कैप्सूल नहीं होगा और साथ वाली बोन को इन्फिल्ट्रेट कर सकते हैं, ड्यूरा को और अनकॉमनली ब्रेन को भी। फोकाई ऑफ हेमरेज एंड नेक्रोसिस भी लार्जर एडिनोमास में कॉमन होती है, हेमरेज एंड नेक्रोसिस। पिट्यूटरी एडिनोमास रिलेटिवली यूनिफॉर्म पॉलीगोनल सेल्स के बने हुए होते हैं, ठीक है, वो अरेड होंगे शीट्स में या कॉर्ड्स में या पेपिला फॉर्म में। सपोर्टिंग जो उसमें कनेक्टिव टिश्यू होता है या रेटिकुलन वो थोड़ा होगा स्पार्स। न्यूक्लिया जो है नियोप्लास्टिक सेल्स का वो यूनिफॉर्म भी हो सकता है या प्लियोमॉर्फिक। अब ये जो सेलुलर मोनोमॉर्फिज्म है और एब्सेंस सिग्निफिकेंट रेटिकुलन नेटवर्क की ये डिस्टिंग्विश करती है पिट्यूटरी एडिनोमास को फ्रॉम नॉन नियोप्लास्टिक एंटीरियर पिट्यूटरी पैरेन्काइमा। जिस तरह अगर ये फिगर देखें तो इसमें हमें नज़र आ रहा है पिट्यूटरी एडिनोमा में मोनोमॉर्फिज्म है इस तरह के सेल्स का, बाय कॉन्ट्रास्ट विद द एडमिक्सचर ऑफ सेल्स सीन इन द नॉर्मल एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ठीक है, ये एडिनोमा में। और अगर इसको हम कंपेयर करें नॉर्मल एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के सेल्स के साथ तो इनमें हमें जो है मोनोमॉर्फिज्म मिलता है, जबकि यहाँ नॉर्मल एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में डिफरेंट सेल टाइप्स मिल रहे हैं जिसको हमने स्टेन के थ्रू हमें कुछ बेजोफिलिक, फ्यूजनोफिलिक और नॉन स्टेनिंग नज़र आते हैं, ठीक है, क्योंकि उनमें डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड हार्मोन मौजूद होता है जो रेलेवेंटली फिर सिक्रीट हो डिफरेंट पेप्टाइड हार्मोन्स, जबकि यहाँ पे एडिनोमा में मोनोमॉर्फिज्म मिलता है। और इसके अलावा ऑल्सो नोट करें कि यहाँ पे रेटिकुलर नेटवर्क जो है वो एब्सेंट मिलेगा हमें, ठीक है, पिट्यूटरी एडिनोमा में।
तो यही बात इसने मॉर्फोलॉजी में की। ये कह रहा है कि माइटोटिक एक्टिविटी ज़्यादातर इसमें स्कैंटी होगी। साइटोप्लाज्म जो है कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स का, वो एसिडोफिलिक भी हो सकता है, बेजोफिलिक या क्रोमोफोबिक, डिपेंड करता है टाइप कौन सी है और अमाउंट ऑफ सिक्रीटरी प्रोडक्ट कौन सा है विद इन द सेल। लेकिन ये फेयरली यूनिफॉर्म ही होता है थ्रू आउट द नियोप्लाज्म। फंक्शनल स्टेटस इस एडिनोमा का प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता इसकी इस हिस्टोलॉजिकल अपीयरेंस से। एडिनोमास जिनमें TP53 म्यूटेशन है तो वो ब्रिस्क माइटोटिक एक्टिविटी एग्जिबिट करते हैं और उनमें बहुत ज़्यादा हायर प्रोलिफरेशन रेट होता है और डिज़ाइनेट किया गया है उनको एटिपिकल एडिनोमास, ठीक है, क्योंकि उनका पोटेंशियल है फॉर द एग्रेसिव बिहेवियर, इसलिए हम उनको एटिपिकल एडिनोमास कहेंगे। बहुत ज़्यादा माइटोटिक एक्टिविटी और प्रोलिफरेशन रेट भी बहुत ज़्यादा। समरी देखें, हमने पिट्यूटरी एडिनोमास डिस्कस किए जनरल फीचर के। इसमें बहुत ही कॉमन जो है कॉज हाइपर पिट्यूटरिज्म का, वो एंटीरियर लोब का पिट्यूटरी एडिनोमा होता है। पिट्यूटरी एडिनोमास मैक्रो एडिनोमास भी होते हैं मोर देन 1 सेंटीमीटर डायमीटर, या माइक्रो एडिनोमा लेस देन 1 सेंटीमीटर अक्रॉस। एंड क्लिनिकल इवेल्यूएशन पे ये हमें फंक्शनल या नॉन फंक्शनल हो सकते हैं। मैक्रो वाले एडिनोमास ज़्यादा पोटेंशियली मास इफेक्ट्स करवाएंगे, जिसमें विजुअल डिस्टर्बेंस भी हमने डिस्कस की। फंक्शनिंग वाले जो एडिनोमास हैं उनमें साथ में कोई डिस्टिंक्ट एंडोक्राइन साइंस एंड सिम्टम्स होंगे। GNAS जीन में हमने कहा म्यूटेशन आ जाएगी, जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिवेशन हो जाएगी स्टिमुलेटरी जी प्रोटीन की, और ये वन ऑफ द मोर कॉमन जेनेटिक एल्ट्रेशन होती है इसमें, ठीक है, एडिनोमा में, पिट्यूटरी एडिनोमा में। अब दो जो डिस्टिंक्टिव मॉर्फोलॉजिक फीचर्स होते हैं मोस्ट एडिनोमास के, वो है कि इनमें सेलुलर हमने देखा मोनोमॉर्फिज्म मिलता है और रेटिकुलर नेटवर्क की एब्सेंस मिल रही है। मोनोमॉर्फिज्म यानी हमने देखा कि यूनिफॉर्मली अपीयर सेल्स हमें इसमें मिलते हैं, ठीक है, दैट्स इट। पिट्यूटरी एडिनोमास के बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फंक्शनिंग एडिनोमास एंड हाइपर पिट्यूटरिज्म। अब एडिनोमास जो कि डिफरेंट पिट्यूटरी सेल्स से अराइज करेंगे, वो प्रोड्यूस करेंगे हार्मोन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट सेल टाइप, ठीक है, उस हिसाब से उस वो वाला हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे जो सेल होगा, और कॉज करवाएंगे क्लिनिकल सिंड्रोम जो कि रिफ्लेक्ट करते हैं उसी हार्मोन की एक्टिविटी को। तो सबसे पहले है लैक्टोट्रोफ एडिनोमास। प्रोलैक्टिन सिक्रीटिंग जो लैक्टोट्रोफ एडिनोमास है, ये ज़्यादा फ्रीक्वेंट टाइप होती है हाइपर फंक्शनिंग पिट्यूटरी एडिनोमा की, ठीक है, मोस्ट कॉमन टाइप है और अकाउंट करती है तकरीबन 30% ऑल क्लिनिकली रिकॉग्नाइज्ड केसेस। ये साइज़ में रेंज कर सकते हैं माइक्रो एडिनोमास से लार्ज एक्सपेंसाइल ट्यूमर जो कि एसोसिएटेड होगा विद कंसिडरेबल मास इफेक्ट। प्रोलैक्टिन जो होता है ये डेमोन्स्ट्रेबल है विद इन दी साइटोप्लाज्म ऑफ द न्यूप्लास्टिक सेल, उनके साइटोप्लाज्म में हमें मिलेगा बाय द इम्यूनोहिस्टोकेमिकल टेक्निक। प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन इन्हीं लैक्टोट्रोफ एडिनोमास से हाईली एफिशिएंट है, सच दैट इवन माइक्रो एडिनोमास जो होंगे छोटे वाले, वो भी सिक्रीट करेंगे सफिशिएंट हार्मोन के सिस्टेमिक सिम्टम्स करवा सके, तो मतलब बहुत ज़्यादा सिक्रीशन होती है। हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया एमेनोरिया कॉज करवाता है, गैलेक्टोरिया, लॉस ऑफ लिबिडो, इनफर्टिलिटी। अब क्योंकि इसमें जो है मैनिफेस्टेशन हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया की, फॉर एग्जांपल जैसे एमेनोरिया, ये ऑब्वियस होती हैं प्री मेनोपॉजल वुमेन में। प्रोलैक्टिनोमास जो है इसीलिए डायग्नोज हो जाते हैं अर्लियर स्टेज पे उन वुमेन में जो कि रिप्रोडक्टिव एज में होती हैं बनिस्बत उनके जिनमें ये ट्यूमर हो, बाकियों से जिनमें ये ट्यूमर हो, ठीक है। वुमेंस में जो रिप्रोडक्टिव एज में होते हैं उनमें ज़्यादा ये डायग्नोज जल्दी हो जाता है। बाय कंट्रास्ट जो इफेक्ट्स हैं हाइपर प्रोलैक्टिनिमिया के, वे मेन में जो है ये सटल होते हैं और ओल्डर वुमेन में भी, जिनमें ट्यूमर जो है लार्ज साइज़ तक रीच कर जाएगा बिफोर कि वो क्लिनिकल अटेंशन में आए, ठीक है, मेन में और ओल्डर वुमेन में। हाइपर प्रोलैक्टिनिमिया ऑल्सो फीचर होता है बाकी कंडीशंस में भी, जैसे प्रेगनेंसी में भी बढ़ जाता है, तो हाइपर प्रोलैक्टिनिमिया हो जाता है। हायर डोज की ईस्ट्रोजन थेरेपी से भी, रीनल फेलियर में भी होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोथैलेमिक लीजन्स और डोपामीन को इनहिबिट करने वाली ड्रग्स जैसे फॉर एग्जांपल रेजरपीन। इन एडिशन कोई भी मास हमारे सुप्रासेलर कंपार्टमेंट में जो है वो डिस्टर्ब कर सकता है हमारे नॉर्मल इनहिबिटरी इन्फ्लुएंस ऑफ द हाइपोथैलेमस ऑन द प्रोलैक्टिन सिक्रीशन, तो उसकी वजह से भी हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया हो सकता है, क्योंकि उसकी इनहिबिशन नहीं हो पा रही उस मास की वजह से। तो इस मैकेनिज्म को हम कहते हैं स्टॉक इफेक्ट। तो ये वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा, स्टॉक इफेक्ट क्या होता है कि कोई भी मतलब सब सुप्रासेलर कंपार्टमेंट में कोई भी ऐसा मास जो हमारे नॉर्मल इनहिबिटरी इन्फ्लुएंस ऑफ हाइपोथैलेमस को डिस्टर्ब करे, प्रोलैक्टिन पे जो इनहिबिशन हुई उसको डिस्टर्ब करे, तो हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया होगा, उसको हम स्टॉक इफेक्ट करें। थस माइल्ड एलिवेशन सीरम के प्रोलैक्टिन के अंदर, यानी कि लेस देन अगर 200 माइक्रोग्राम पर लीटर हो रहा है, प्रोलैक्टिन बढ़ रहा है लेस देन 200 इन द पेशेंट ऑफ विद पिट्यूटरी एडिनोमा, तो ये नेसेसरीली इंडिकेट नहीं करता प्रोलैक्टिन सिक्रीटिंग नियोप्लाज्म को। ज़रूरी नहीं है कि वो एडिनोमा नियोप्लाज्म हो। लैक्टोट्रोफ के बाद नेक्स्ट है सोमेटोट्रोफ एडिनोमास।
ग्रोथ हार्मोन सिक्रेटिंग जो सोमेटोट्रोफ एडिनोमाज है, ये याद रखिएगा सेकंड मोस्ट कॉमन टाइप होती है फंक्शनिंग पिट्यूटरी एडिनोमा की, और ये जाइगैनेटिज्म करवा सकती है बच्चों में और एक्रोमेगैली हो जाएगी एडल्ट्स के अंदर। अब क्योंकि इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस जो है एक्सेस ग्रोथ हार्मोन की सटल होती हैं, तो ये सोमेटोट्रोफ का सेल एडिनोमा जो है ये क्वाइट लार्ज भी हो सकता है बाय द टाइम दे कम टू द क्लिनिकल अटेंशन, बड़े हो जाएंगे जब तक कि अटेंशन पे आए। तो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में हमें जो ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूसिंग एडिनोमास हैं ये नज़र आएंगे कि ये डेंसली या स्पार्सली ग्रेन्युलेटेड सेल्स के बने होंगे। इम्यूनोहिस्टोकेमिकल स्टेनिंग में हमें ग्रोथ हार्मोन इनके साइटोप्लाज्म में मिलेगा, न्यूप्लास्टिक सेल्स के। स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्यूनो रिएक्टिव प्रोलैक्टिन भी इसमें ऑफनली प्रेजेंट होता है, ठीक है। परसिस्टेंट ग्रोथ हार्मोन की एक्सेस जो है वो हमारे हेपेटिक सिक्रीशन करवा देगी इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 की, ठीक है। अगर परसिस्टेंटली ही ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो हेपेटिक लिवर से बहुत ज़्यादा इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 1 रिलीज़ होगा, जो कि एक्ट करेगा इन कंजक्शन विथ ग्रोथ हार्मोन, हमारे ग्रोथ हार्मोन के साथ जाके इंड्यूस करवाएगा ओवर ग्रोथ ऑफ द बोन्स एंड मसल्स। अगर ग्रोथ हार्मोन सिक्रेटिंग एडिनोमा डेवलप करता है बिफोर के उस बच्चे की एपिफाइजिस क्लोज हों, उससे पहले, एपिफाइजिस के क्लोजर से पहले, तो उससे प्री प्यूबर्टल चिल्ड्रन के केसेस में, इस तरह के केसेस में, प्री प्यूबर्टल चिल्ड्रन के केसेस में बहुत एक्सेसिव लेवल ग्रोथ हार्मोन का भी और इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर का उस बच्चे में जाइगैनेटिज्म करवा देगा। इस कंडीशन को कैरेक्टराइज किया गया है कि इस तरह के बच्चों में जो है जनरलाइज्ड इंक्रीज़ आ जाएगा उनकी बॉडी साइज़ में विथ डिसप्रोपोर्शनेटली लॉन्ग आर्म्स एंड लेग्स होंगी, ठीक है। लंबी आर्म्स और लेग्स जो है उसकी लंबी होंगी। अगर एलिवेटेड लेवल ग्रोथ हार्मोन का और इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर का परसिस्ट रहता है या फिर डेवलप करेगा आफ्टर द क्लोजर ऑफ एपिफाइजिस, एपिफाइजिस क्लोज हो गई फिर ये लेवल बढ़े हैं, तो अफेक्टेड जो इंडिविजुअल हैं उनको एक्रोमेगैली हो जाएगी। ये डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। एक्रोमेगैली जो कि मोस्ट कॉन्स्पिशियस होता है सॉफ्ट टिश्यूज़ में, स्किन, विजरा, बोन्स ऑफ द फेस, हैंड्स एंड फीट, इन सब की जो है ना ग्रोथ ज़्यादा होती है एक्रोमेगैली में। जॉ की इनलार्जमेंट जो है उसकी वजह से प्रोट्रूजन हो जाएगी, जिसको हम प्रोगनेथिज्म कहते हैं। ब्रॉडनिंग हो जाएगी लोअर फेस की और टीथ की सेपरेशन हो जाएगी, ठीक है। जॉ क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रो कर गई है एक्रोमेगैली में। हैंड्स एंड फीट जो होते हैं वो भी बड़े बड़े हो जाएंगे, फिंगर्स ब्रॉड हो जाएंगी सॉसेज की तरह की। मोस्ट इंस्टेंसेस में जो जाइगैनेटिज्म है ये अकम्पनी होता है बाय एविडेंस ऑफ एक्रोमेगैली। अब इस तरह के चेंजेस स्लोली ओवर द डिकेड्स डेवलप करते जाएंगे बिफोर कि ये रिकॉग्नाइज हो, और हैंस एडिनोमास जो होते हैं ये क्वाइट लार्ज हो जाएंगे बिफोर कि हम इनको डिटेक्ट करें। क्लिनिकली जब लार्ज हो जाएंगे फिर क्लिनिकली अपेरेंट होंगे, ठीक है। तो परसिस्टेंट ग्रोथ हार्मोन का एक्सेस एसोसिएटेड होता है मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटीज़ के भी साथ, ये भी आपने याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट अब मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटीज़ में डायबिटीज़ मिलाइटस है। ये अराइज करेगी क्योंकि ग्रोथ हार्मोन इंड्यूस्ड पेरिफेरल इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से जो ब्लंट कर देती है बॉडी का रिस्पॉन्स टू एलिवेटेड ग्लूकोज लेवल। इसी चैप्टर में हम डायबिटीज़ वाले टॉपिक में भी इसको आगे डिटेल में देखेंगे कि मतलब बहुत ज़्यादा अगर ग्रोथ हार्मोन है तो वो इंसुलिन की रेजिस्टेंस करवा देता है। फेलियर टू सप्रेस द ग्रोथ हार्मोन प्रोडक्शन इन रिस्पॉन्स टू एन ओरल लोड ऑफ ग्लूकोज इज़ वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट फॉर एक्रोमेगैली, ठीक है। एक्रोमेगैली का ये एक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टेस्ट है जो कि यूज़ किया जाता है, जिसमें मतलब अगर हम ओरल लोड दें ग्लूकोज का तो उससे ग्रोथ हार्मोन की जो प्रोडक्शन है वो सप्रेस नहीं हो पाती, तो इससे हमें पता चलेगा कि इसको एक्रोमेगैली है। बाकी मैनिफेस्टेशन ग्रोथ हार्मोन के एक्सेस की हैं कि पेशेंट को गोनेडल डिसफंक्शन भी हो सकता है, जनरलाइज उसको मसल वीकनेस होगी, हाइपरटेंशन, आर्थराइटिस, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर और इंक्रीज्ड रिस्क फॉर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर्स, ठीक है। सोमेटोट्रॉफ कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है कॉर्टिकोट्रॉफ एडिनोमास। अब बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन की हमारे फंक्शनिंग कॉर्टिकोट्रॉफ एडिनोमास से लीड करेगी एड्रीनल हाइपर सिक्रीशन ऑफ कॉर्टिसोल, ठीक है। हमारी किडनी के ऊपर जो एड्रीनल ग्लैंड होता है वहाँ से कॉर्टिसोल की बहुत ज़्यादा फिर हाइपर सिक्रीशन होगी और डेवलपमेंट हो जाएगी हाइपर कॉर्टिसोलिज्म की, जिसको हम कुशिंग सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है। कॉर्टिसोल का बढ़ जाना। कुशिंग सिंड्रोम हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे एड्रीनल ग्लैंड की डिजीज़ के साथ। तो ये कुशिंग सिंड्रोम हो सकता है बाकी कंडीशंस में भी, जब हाइपर कॉर्टिसोलिज्म जो है उसकी वजह बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन के प्रोडक्शन से हो रहा है अगर बाय द पिट्यूटरी, यानी पिट्यूटरी से ACTH बढ़ रहा है जिसकी वजह से फिर एड्रीनल कॉर्टिसोल ज़्यादा बना रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे कुशिंग डिजीज़। आफ्टर द न्यूरोसर्जन हार्वे कुशिंग हु फर्स्ट डिस्क्राइब दिस डिसऑर्डर, ठीक है, उसके नाम पे इसको कुशिंग डिजीज़ कहा गया है।
मोस्ट जो कॉर्टिकोट्रॉफ एडिनोमास होते हैं ना वो छोटे होते हैं, स्मॉल यानी माइक्रो एडिनोमास होते हैं जब उनको डायग्नोस किया जाता है एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस। अब इस तरह के एडिनोमास पॉजिटिवली पीरियोडिक एसिड शिफ्ट स्टेन से स्टेन होंगे और इसके नतीजे में क्योंकि इसमें एक्यूमुलेशन होती है ग्लाइकोसाइलेटेड एसिटीएच प्रोटीन की, ठीक है, एक्यूमुलेट होता है तो इस वजह से ये पीएस स्टेन में पॉजिटिवली स्टेन हो जाएंगे। एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो है ये स्पेसिफिकली हम इम्यूनोहिस्टोकेमिकल मेथड से भी डिटेक्ट कर सकते हैं। लार्ज वाले जो होंगे क्लिनिकली एग्रेसिव कॉर्टिकोट्रोफ सेल एडिनोमास ये डेवलप करेंगे आफ्टर द सर्जिकल रिमूवल ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कुशिंग सिंड्रोम, ठीक है, किसी को कुशिंग सिंड्रोम हुआ तो हमने उसके एड्रिनल ग्लैंड निकाल दिए सर्जिकली ट्रीटमेंट के तौर पे, तो फिर उनको जो है ये पिट्यूटरी में लार्ज एग्रेसिव कॉर्टिकोट्रोफ सेल एडिनोमास हो सकते हैं, डेवलप हो जाएंगे। मोस्ट इंस्टेंसेस में इस कंडीशन को हम नेल्सन सिंड्रोम कहते हैं। ये आपने याद रखना है, जो कि क्यों हो रही है, जब लॉस हो गया है इनहिबिटरी इफेक्ट का ऑफ द एड्रीनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड ऑन प्री एग्जिस्टिंग कॉर्टिकोट्रॉफ माइक्रो एडिनोमा। पहले से ही माइक्रो एडिनोमा था, कॉर्टिकोट्रॉफ माइक्रो एडिनोमा, फिर एड्रीनल्स निकाल दिए तो उसकी वजह से इनहिबिशन वाला इफेक्ट खत्म हो गया, जिसकी वजह से वो माइक्रो बड़ा हो गया, लार्ज और अग्रेसिव हो गया, ठीक है, इसको हम नेल्सन सिंड्रोम कहते हैं। अब क्योंकि एड्रीनल्स जो है वो एब्सेंट है इंडिविजुअल में जिसको नेल्सन सिंड्रोम हुआ है, तो हाइपर कॉर्टिसोलिज्म डेवलप नहीं होगा, ठीक है। बेशक पिट्यूटरी में तो माइक्रो एडिनोमा बन गया है बहुत ज़्यादा बड़ा, लार्ज भी हो गया, पहले माइक्रो था फिर बड़ा हो गया, लेकिन अब आगे जो है नीचे एड्रीनल्स ही नहीं है, वो सर्जिकली रिमूव कर दिए गए नेल्सन सिंड्रोम में, तो इसलिए अब इस कंडीशन में हाइपर कॉर्टिसोलिज्म नहीं होगा, याद रखिएगा। इंस्टेड जो पेशेंट है वो प्रेजेंट करेंगे कि उनको मास इफेक्ट होगा ऑफ द पिट्यूटरी ट्यूमर, ठीक है, मास इफेक्ट हमने ऊपर डिस्कस किया। पेशेंट जो है कुशिंग सिंड्रोम के साथ उनकी हाइपर पिगमेंटेड स्किन होती है क्योंकि मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होता है उसमें, जो डिराइव हुआ है उन्हीं सेम प्रिकर्सर से जैसे कि एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। तो इसकी जो सिंथेसिस है वो एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन के साथ ही होती है, MSH की, इसीलिए हाइपर पिगमेंटेड स्किन मिलेगी हमें पेशेंट्स में। देन है अदर एंटीरियर पिट्यूटरी नियोप्लाज्म्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ये। तो बाकी जो पिट्यूटरी एडिनोमास हैं वो एसोसिएटेड होते हैं हार्मोनल डिसऑर्डर्स के साथ, वो हम कंसीडर नहीं करते पार्ट ऑफ द हाइपर पिट्यूटरिज्म, या तो वो नॉन फंक्शनल होते हैं और वो हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस भी प्रोड्यूस नहीं करते। तो गोनेडोट्रोफ एडिनोमास को हमने ये नाम दिया है क्योंकि ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की प्रोडक्शन करते हैं जो एक्ट करेंगे हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स गोनेड्स पे। तो इस तरह के जो एडिनोमास हैं ये मुश्किल होते हैं कि इनको रिकॉग्नाइज़ किया जाए क्योंकि ये सिक्रीट कर रहे हैं हार्मोन्स को इनएफिशिएंटली एंड वेरिएबली, एंड द सिक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो हैं इनके ये यूजुअली रिकॉग्नाइजेबल क्लिनिकल सिंड्रोम भी नहीं करवाते, तो इसीलिए इनको डायग्नोस करना मुश्किल होता है। अब ये टिपिकली डिटेक्ट होंगे जब इनका जो ट्यूमर है ये लार्ज हो जाए इनफ टू कॉज द साइंस एंड सिम्टम रिलेटेड टू लोकल मास इफेक्ट, यानी लोकली अगर कोई ऐसी लेजन जो है मास इफेक्ट प्रोड्यूस करी है, लाइक कंप्रेशन करी जिसकी वजह से इम्पेयर्ड विजन हो रहा है या हेडेक हो रहा है, डिप्लोपिया, पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी, तो इस तरह का मास इफेक्ट अगर करवाएं तो साइंस एंड सिम्टम प्रोड्यूस होंगे और फिर ये डिटेक्ट होंगे, वरना ये क्लिनिकली साइलेंट होते हैं, एब्सेंट होते हैं, नहीं मिलते हमें। नियोप्लास्टिक सेल्स इनमें यूजुअली डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे इम्यूनो रिएक्टिविटी फॉर द कॉमन गोनेडोट्रोपिन अल्फा सब यूनिट एंड द स्पेसिफिक बीटा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड बीटा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सब यूनिट। FSH जो है ये ज़्यादातर प्रीडोमिनेंट सिक्रीटेड हार्मोन होता है इस तरह के एडिनोमास में, ठीक है, दिस इज़ अ BCQ पॉइंट। उसके बाद अदर एंटीरियर पिट्यूटरी नियोप्लाज्म है थायरोट्रॉफ यानी थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूसिंग एडिनोमास, जो कि तकरीबन 1% ऑफ ऑल पिट्यूटरी एडिनोमास होते हैं और ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं अ रेयर कॉज ऑफ हाइपर थायरोडिज्म, ठीक है, एक रेयर कॉज ये भी है हाइपर थायरोडिज्म का। देन है नॉन फंक्शनिंग पिट्यूटरी एडिनोमास। नॉन फंक्शनिंग पिट्यूटरी एडिनोमास हेट्रोजेनस ग्रुप हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूट करते हैं 25% to 30% ऑफ ऑल पिट्यूटरी ट्यूमर्स। नॉट सरप्राइजिंगली टिपिकल जो प्रेजेंटेशन है ये कैरेक्टराइज हुई है कि इसमें भी मास इफेक्ट होगा, तो इस तरह की जो लेशंस हैं ये इम्पिंज कर सकती हैं रेजिडुअल एंटीरियर पिट्यूटरी पे और हाइपोपिट्यूटरिज्म करवा सकती हैं जो कि स्लोली अपीयर करेगा ड्यू टू द ग्रेजुअल इनलार्जमेंट ऑफ द एडिनोमा या फिर एब्रप्टली क्योंकि अक्यूट इंट्रा ट्यूमरल हेमरेज की वजह से, ठीक है, इंट्रा ट्यूमरल हेमरेज की वजह से, यानी पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी करवा देगा तो इस तरह के साइंस एंड सिम्टम्स प्रोड्यूस होंगे, तो फिर ये अपीयर होगा, क्लिनिकली अटेंशन पे आएगा।
इसके अलावा पिट्यूटरी कार्सिनोमास भी एक्सीडिंगली रेयर हैं, आप याद रखिएगा। इन एडिशन टू द लोकल एक्सटेंशन बियॉन्ड द सेला ट्रशिका, इस तरह के जो ट्यूमर्स हैं ये वर्चुअली मेटास्टेसाइज ऑलवेज करेंगे डिस्टेंट साइट्स की तरफ, ठीक है। समरी देखिए, हमने डिस्कस किए हाइपर पिट्यूटरिज्म एसोसिएटेड एडिनोमास, जिसमें हमने डिस्कस किया प्रोलैक्टिनोमा जो एमेनोरिया करवा रहा है, गैलेक्टोरिया, लॉस ऑफ लिबिडो एंड इनफर्टिलिटी। ग्रोथ हार्मोन में हमने सोमेटोट्रॉफ सेल एडिनोमास डिस्कस किया जो जाइगैनेटिज्म बच्चों में करवाएगा, एक्रोमेगैली एडल्ट्स में, और इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस भी हो रही है एंड डायबिटीज मेलाइटिस। फिर कॉर्टिकोट्रॉफ सेल एडिनोमास जो कुशिंग सिंड्रोम या हाइपर पिगमेंटेशन करवाता है। ऑल पिट्यूटरी एडिनोमास जो पार्टिकुलरली नॉन फंक्शनिंग होते हैं वो एसोसिएटेड हो सकते हैं मास इफेक्ट के साथ, ठीक है, लोकल मास इफेक्ट या हाइपोपिट्यूटरिज्म करवा देंगे। दैट्स इट, यहाँ पे ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। पिट्यूटरी में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाइपोपिट्यूटरिज्म, ठीक है। तो क्लिनिकली सिग्निफिकेंट हाइपोपिट्यूटरिज्म जो है ये हो सकता है विथ लॉस या फिर एब्सेंस जब हो जाए तकरीबन 75% या उससे भी ज़्यादा एंटीरियर पिट्यूटरी के पैरेन्काइमा अगर लॉस हो जाए तो क्लिनिकली सिग्निफिकेंट हाइपोपिट्यूटरिज्म होगा, ठीक है। तो ये कंजेनाइटल भी हो सकता है जो कि एक्सीडिंगली रेयर कंडीशन है, या फिर ये रिजल्ट कर सकता है वाइड रेंज ऑफ एक्वायर्ड इंट्रिंसिक एब्नॉर्मलिटीज़ की वजह से ऑफ द पिट्यूटरी। लेस फ्रिक्वेंटली डिसऑर्डर जो इंटरफेयर करे डिलीवरी ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर्स को फ्रॉम द हाइपोथैलेमस, जैसे कि हाइपोथैलेमिक ट्यूमर्स, तो ये हाइपोफंक्शन करवा सकते हैं हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी का। यानी कोई ऐसा ट्यूमर जो कि पिट्यूटरी हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर्स की डिलीवरी फ्रॉम द हाइपोथैलेमस को जो है इंटरफेयर कर रहा है, जैसे अगर मतलब हाइपोथैलेमिक ट्यूमर बन जाता है कोई, तो उससे भी हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी का हाइपोफंक्शन हो सकता है। अब हाइपोपिट्यूटरिज्म जो है साथ में अकम्पनी होगा बाय एविडेंस ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी डिसफंक्शन के साथ इन द फॉर्म ऑफ डायबिटीज़ इंसिपिडस भी होगी साथ में पेशेंट को, जो हम डिटेल में आगे भी डिस्कस करेंगे। और ये ऑलमोस्ट जो है हाइपोथैलेमिक ओरिजिन की होगी, ठीक है। मोस्ट जो केसेस होते हैं ना एंटीरियर पिट्यूटरी के हाइपोफंक्शन के, वो कॉज होते हैं फॉलोइंग वजूहत की वजह से। एक तो अगर ट्यूमर बन जाए या कोई ऐसा और कोई मास लेजन, स्पेशली हमारे नॉन फंक्शनिंग पिट्यूटरी एडिनोमास से, ठीक है, उस वजह से हाइपोपिट्यूटरिज्म हो सकता है। नंबर 2, कोई इस्केमिक नेक्रोसिस हो जाए हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी की, बहुत ही कॉमन है, जिसको हम शीहान सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है, या पोस्ट पार्टम नेक्रोसिस ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी इसको कहते हैं। ये बहुत ही कॉमन फॉर्म है, क्लिनिकली सिग्निफिकेंट नेक्रोसिस हो जाती है इसमें एंटीरियर पिट्यूटरी की, ठीक है, नेक्रोसिस। अब होता क्या है कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जो एंटीरियर पिट्यूटरी है ना वो बड़ा होता जाता है, इनलार्ज करता जाएगा, क्योंकि मेनली बिकॉज उसमें जो है उसका साइज़ भी बड़ा हो जाता है और उसमें नंबर ऑफ प्रोलैक्टिन सिक्रीटिंग सेल्स भी बढ़ जाते हैं। तो ये अब जो हाइपरप्लेजिया हुआ है ना उसके साथ साथ उसकी ब्लड सप्लाई नहीं बढ़ी, ठीक है, वो इंक्रीज़ नहीं हुई फ्रॉम द लो प्रेशराइज्ड हाइपोफाइजल पोर्टल वीनस सिस्टम, ठीक है, उसमें लो प्रेशर होता है तो उसकी ब्लड सप्लाई नहीं बढ़ी, लेकिन उसका साइज़ वगैरह बढ़ गया, हाइपरप्लेजिया हो गया। अब ये इनलार्ज ग्लैंड थस वल्नरेबल होता है टू इस्कीमिक इंजरी, स्पेशली वुमेन में जो कि एक्सपीरियंस करती हैं हाइपोटेंशन ड्यूरिंग द पेरीपार्टल पीरियड, तो उनमें स्पेशली इसकी इस्कीमिया हो जाती है। बाय कंट्रास्ट जो हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है ना, ये रिसीव करता है ब्लड डायरेक्टली फ्रॉम द आर्टीरियल ब्रांचेस एंड इज़ मच लेस ससेप्टेबल टू द इस्कीमिक इंजरी। इसको इतना नुकसान नहीं पहुंचता क्योंकि इसको आर्टरीज भी सप्लाई करती हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी को। अब पिट्यूटरी की नेक्रोसिस जो है ये डाइसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन की सेटिंग में भी हो सकती है। इसके अलावा पिट्यूटरी की नेक्रोसिस सिकल सेल एनीमिया में हो सकती है, हमारा जब इंट्राक्रेनियल प्रेशर बहुत ज़्यादा बड़ा हो तब भी हो सकती है, ट्रॉमेटिक इंजरी में, शॉक अगर हो जाए किसी भी ओरिजिन का, ठीक है। इसके अलावा क्या कॉजेज़ हो सकते हैं, आइट्रोजेनिक कॉज भी हो सकता है हाइपोपिट्यूटरिज्म का, जिसमें एब्लेशन हो जाए पिट्यूटरी की सर्जरी की वजह से या रेडिएशन की वजह से, ठीक है। तो ये सारे एंटीरियर पिट्यूटरी हाइपोफंक्शन के फॉलोइंग कॉजेज़ थे। और कुछ लेस कॉमन कॉजेज़ भी होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी हाइपोफंक्शन की, यानी कि कोई इन्फ्लामेटरी लेजन हो जाए लाइक सार्कोइडोसिस या ट्यूबरक्लोसिस, ट्रॉमा हो जाए, मेटास्टेटिक ट्यूमर जो पिट्यूटरी को इन्वॉल्व करे। दैट्स इट। अब जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हैं एंटीरियर पिट्यूटरी हाइपोफंक्शन की, वो डिपेंड करती हैं स्पेसिफिक हार्मोन्स पे जो कि लैकिंग है, यानी जो नहीं प्रोड्यूस हो रहे। तो अब चिल्ड्रंस में, बच्चों में क्या होता है, ग्रोथ का फेलियर हो जाना, पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म कहते हैं, ये हो सकता है एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से। गोनेडोट्रोपिन या गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की डेफिशिएंसी होगी तो उसकी वजह से एमेनोरिया एंड इनफर्टिलिटी हो जाएगी वुमेन में, और डिक्रीज लिबिडो, इम्पोटेंस एंड लॉस ऑफ प्यूबिक एंड एक्सिलरी हेयर मैन में। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन की डेफिशिएंसी से हमें पता है हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है, हाइपोएड्रिनलिज्म हो जाएगा रिस्पेक्टिवली। प्रोलैक्टिन की डेफिशिएंसी से पोस्टपार्टम लैक्टेशन का फेलियर हो जाएगा। एंटीरियर पिट्यूटरी आल्सो रिच सोर्स होता है MSH का,
यानी मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन का रिच सोर्स ये हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी होता है, जो कि सिंथेसाइज होता है फ्रॉम द सेम प्रिकर्सर मॉलिक्यूल जो ACTH को बना रहा है। तो इसीलिए वन ऑफ द मैनिफेस्टेशन हाइपोपिट्यूटरिज्म की याद रखिएगा वो है कि पैलर ऑफ द स्किन मिलेगा हमें। क्यों? क्योंकि MSH का स्टिमुलेटरी लॉस भी ख़त्म हो गया है हमारे मेलानोसाइट्स पे, तो पेल स्किन हो जाएगी। ठीक है, पिगमेंट ही नहीं रहा, पिगमेंट जो है उसकी स्टिमुलेशन ही नहीं रही। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी सिंड्रोम्स। ये पिट्यूटरी का लास्ट टॉपिक है। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो हमारा न्यूरोहाइपोफाइसिस होता है, ये असल में मॉडिफाइड ग्लियल सेल्स का बना होता है जिसको हम पिट्यूटरीसाइट्स कहते हैं। और इसके अलावा ये एक्सोनल प्रोसेसेस का बना हुआ है जिसकी जो एक्सटेंड करती हैं नर्व सेल बॉडीज़ इन द सुप्रा ऑप्टिक एंड पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई ऑफ द हाइपोथैलेमस।